प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की। किसकी? उत्तर व्यवहारवाद की। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जब व्यवहारवादियों के द्वारा परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना की जा रही थी, उसमें कमियां बताई जा रही थी, तो उस समय ये माना गया था कि व्यवहारवाद एक नई क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया है। परंतु व्यवहारवाद की उत्पत्ति के ठीक 20 वर्ष बाद ही व्यवहारवाद के अंतर्गत कमियां दिखाई देना शुरू हो गया कि व्यवहारवादियों ने जिन सिद्धांतों के निर्माण की बात की थी, उन सिद्धांतों का निर्माण भी नहीं कर पाए। अर्थात राजनीति को ठीक से समझने की बात की थी, तो राजनीति को ठीक से नहीं समझ पाए और ना ही कोई सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर पाए। और इसी के साथ में इन्होंने यह भी कहा था कि हम समस्याओं को दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में एक नए दृष्टिकोण को ही बनाएंगे, परंतु यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही धरातल पर असफल रहे। कौन रहे? व्यवहारवादी असफल रहे। अब व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, उन कमियों का ही परिणाम है उत्तर व्यवहारवाद। अर्थात व्यवहारवादी ही स्वयं उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। वो किस लिए? इसलिए कि व्यवहारवादी केवल तथ्यों की बात कर रहे थे, अर्थात वो केवल वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्य एकत्रित कर उसके आधार पर सिद्धांतों के निर्माण की बात कर रहे थे, परंतु इसमें उन्हें असफलता प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान बनाना चाह रहे थे, परंतु इसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। किसको? व्यवहारवाद को। तो कहने का भावार्थ यह है कि व्यवहारवाद के अंतर्गत जो कमियां थी, व्यवहारवाद के प्रति जो असंतोष था, उसी का परिणाम होता है उत्तर व्यवहारवाद। जैसा कि स्वयं डेविड स्टर्न राजनीति विज्ञान के सम्मेलन के अंतर्गत अध्यक्षीय भाषण में स्वयं कह रहे हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। अब उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, देखो, परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, जब इन दोनों को हम ठीक से समझ जाते हैं तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के दो पार्ट हो जाते हैं। इसके विकास के दो चरण होते हैं, एक व्यवहारवाद, दूसरा उत्तर व्यवहारवाद। तो पुनः मैं दोहरा रहा हूं, परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल मूल्यों की बात कर रहा है, जबकि व्यवहारवाद केवल तथ्यों की बात कर रहा है। परंतु उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि ठीक है, शोध तो कीजिएगा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो कीजिएगा, परंतु वह समाज के अंतर्गत जो सामाजिक राजनीतिक समस्याएं हैं उनके संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए, अर्थात शोध की कोई सार्थकता होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय किया जाता है। मूल बात तो इसकी ये है समझने की। ठीक है, पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों की बात करता है, व्यवहारवादी तथ्यों की बात करते हैं, उत्तर व्यवहारवादी तथ्य मूल्य दोनों की बात करते हैं। अब इसको हम स्पष्ट रूप में समझाएंगे। ध्यान दें, उत्तर व्यवहारवाद, इसका विशेष जो प्रारंभ है वो 1969 में जो डेविड स्टर्न ने जो भाषण दिया था वहां से हम मान सकते हैं। अब इसका सबसे पहले ये देखें हम कि इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है किसका? उत्तर व्यवहारवाद का। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत्तर व्यवहारवाद मतलब व्यवहारवाद के बाद में राजनीति विज्ञान में जो विकास हुआ उसे ही उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। अब इसको मैं आपको स्पष्ट रूप में समझाऊंगा। यहाँ उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में हम दो वीडियो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसको स्पष्ट रूप से एक एक बात को समझेंगे। डेविड स्टर्न क्या करें, इसकी परिभाषा देते हुए ध्यान देंगे। उत्तर व्यवहारवाद मतलब व्यवहारवाद के बाद में राजनीतिक विज्ञान का जो विकास होता है उत्तर व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। ये अतीत अर्थात व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है।
बात क्लियर होगी। इसका मतलब यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जिन मूल्यों का अध्ययन किया जा रहा था और व्यवहारवादी केवल जो तथ्यों की बात कर रहे थे, मूल्यों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उत्तर व्यवहारवादी ने दोनों बात स्वीकार कर ली। कैसे? यह अतीत मतलब व्यवहारवाद, इससे पीछे जो दूसरा चरण क्या आता है व्यवहारवाद का, यह अतीत मतलब व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए, अर्थात इसका कहना है कि ठीक, हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो करेंगे, क्या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो करेंगे, स्वीकार करते उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। नया क्या जोड़ना चाह रहा है कि शोध तो हो मगर सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन की बात कर रहे हैं डेविड स्टन। क्लियर हो गया? पुनः दोहरा रहा हूं, उत्तर व्यवहारवाद, नोट कीजिएगा, उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, मतलब ये पीछे की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में परंपरागत राजनीति विज्ञान और व्यवहारवाद के अंतर्गत जो गुण थे उन गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और जिसमें कमियां थी, दोष थे, उनको त्याग देते हैं। इसलिए क्या है? भविष्योन्मुखी है। जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है, ये अतीत मतलब व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते इसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। क्लियर हो गई बात? तथ्य मूल्य दोनों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। कहने का भावार्थ ये है कि ये व्यवहारवादियों का पूर्ण रूप में विरोध नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये व्यवहारवाद में जो कमी है उस कमी को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कमी ये है कि इनके द्वारा शोध तो की जा रही है मगर वह जो विश्वव्यापी समस्याएं हैं जैसे आतंकवाद है, जनसंख्या विस्फोट है, गरीबी है, उसकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे उस समय में वास्तविक रूप में देखा जाए तो विश्व के अंतर्गत शीत युद्ध की स्थिति थी। किसकी थी? शीत युद्ध की स्थिति, कोल्ड वार हो रहा था, तो इन्होंने शीत युद्ध की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इनका कहना है कि भाई इनकी तरफ भी ध्यान दें हम, मतलब व्यवहारवादी स्वामी डेविड स्टन पहले व्यवहारवादी थे और ये स्वामी फिर क्या बन जाते हैं? उत्तर व्यवहारवादी। अर्थात व्यवहारवाद में कुछ संशोधन कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि भविष्योन्मुखी है, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। जोड़ क्या रहे हैं? तथ्य मूल्य दोनों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि डेविड स्टन राजनीति विज्ञान को एक कला और विज्ञान दोनों बना रहे हैं। कला क्यों? क्योंकि मूल्य के अध्ययन की बात कर रहे हैं। विज्ञान क्यों? क्योंकि तत्व के अध्ययन की बात कर रहे हैं। और ये सत्य है, जब राजनीति विज्ञान कला और विज्ञान दोनों के रूप में ही अध्ययन करेगा या हम राजनीति विज्ञान का कला और विज्ञान दोनों के रूप में अध्ययन करेंगे तो ये सत्य बात है, मानव सभ्यता की सुरक्षा की जा सकती है। और केवल तथ्यों के ऊपर बल दिया गया, मानव मूल्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो मानव सभ्यता की रक्षा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आज की मानव जाति वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं हम। मानवीय गलती से भी बहुत बड़ा विनाश हो सकता है, या हम ये कहें कि कभी अगर युद्ध जैसी स्थिति आई तो बहुत भारी विनाश हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस विनाश से केवल कौन बचा सकता है मानव जाति को? कौन बचा सकता है? केवल राजनीति विज्ञान बचा सकता है। राजनीति विज्ञान का परम कर्तव्य है कि मानव जाति को नष्ट होने से बचाए। इसका मूल भावार्थ ये है उत्तर व्यवहारवादियों का। क्लियर? चलो अब अगली बात करते हैं। ये तो इसका सामान्य अभिप्राय होगा। अब हम इसको स्पष्ट रूप में समझाएंगे कि उत्तर व्यवहारवाद के अभिप्राय को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। विशेषकर आईएएस एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, नेट के अंतर्गत पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं जैसा हमने देखा है। इसलिए हम उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ को बिंदुओं के आधार पर समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। कुछ विद्वान ये कह देते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्यों के अध्ययन की बात करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति है, मतलब उसी को दोबारा से अपना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में परंपरागत राजनीति विज्ञान में बात सत्य है, मूल्यों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसमें समूल्यों की बात की जा रही थी। जैसे उसके अंतर्गत उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात भी की जा रही थी, नाजीवाद, फासीवाद, ठीक है, साम्यवाद, इन सभी मूल्यों के अध्ययन की बातें की जा रही थी। जबकि यहाँ अर्थात उत्तर व्यवहारवादी केवल उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है
परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है। ये नाजीवाद फासीवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, साम्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगली बात दूसरा क्या है इसका कि उत्तर व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। कुछ कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का विरोधी है, शत्रु है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद भी सुधार का आंदोलन है। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी केवल वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए सिद्धांत निर्माण में जुटे हुए हैं। उनका ध्यान केवल तथ्य एकत्रित करने पर ही है, जबकि समाज में जो समस्याएं फैली हुई हैं, अर्थात जो सामाजिक राजनीतिक समस्याएं हैं, उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं था। तो उत्तर व्यवहारवादी ने कहा कि ठीक है, हम शोध तो करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन भाई उस शोध की सार्थकता होनी चाहिए, उस शोध की प्रासंगिकता होनी चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या नारा लगाया? कर्म और प्रासंगिकता। क्या? कर्म और प्रासंगिकता, जिसे कि प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कर्म और प्रासंगिकता का मतलब क्या होगा कि कर्म मतलब शोध तो करें, अनुसंधान तो करें, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, तथ्य एकत्रित करें, लेकिन भाई उस शोध की सार्थकता हो, उसका फायदा हो, अर्थात सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में शोध होनी चाहिए। इसलिए क्या है, ये व्यवहारवाद में सुधार का आंदोलन है। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरीके से आपको इसका अभिप्राय कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अगला क्या है, हम बिंदु के आधार पर इसका अभिप्राय स्पष्ट रूप में समझा, जिससे कि आप वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद को ठीक से समझें। और भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद समझ में आएगा, फिर राजनीति विज्ञान शेष बचा ही क्या है। हम आगे की अवधारणा को आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए मैं इसको व्यापक रूप में समझाऊंगा। अगला क्या है, उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है। ध्यान दें, समन्वयवादी क्यों है? क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान किसके अध्ययन की बात कर रहा था? केवल मूल्यों के अध्ययन की बात कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में व्यवहारवादी कैसे अध्ययन कर रहे हैं? मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात तत्वों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य सापेक्ष, व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष, अर्थात एक मूल्य के अध्ययन की बात कर रहा है, एक कौन? परंपरागत राजनीति विज्ञान, और दूसरा व्यवहारवादी तथ्यों के अध्ययन की बात कर रहा है। जबकि उत्तर व्यवहारवादी दोनों के ही अध्ययन की बात करता है। क्या? दोनों के ही अध्ययन की बात करता है, अर्थात यहाँ तथ्य और मूल्य दोनों की बात स्वीकार की जा रही है कि भाई तथ्यों का अध्ययन करें, मतलब तथ्यों के आधार पर अध्ययन किया जाए, सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, मगर जो तथ्य एकत्रित किए जाएं, जो शोध की जाए, वह सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए। इसका मतलब समन्वयवादी है। समन्वयवादी क्यों है? क्योंकि ये मूल्य और तथ्य दोनों के अध्ययन की बात करता है। तो क्या होगा? समन्वयवादी होगा, अर्थात व्यवहारवाद और परंपरागत राजनीति विज्ञान का समन्वय हो जाता है। इसके गुणों को स्वीकार कर लिया जाता है, दोषों को छोड़ दिया जाता है। अगला अर्थ क्या है इसका उत्तर व्यवहारवाद का? कि उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। मतलब ये राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को ही प्रकट कर रहा है। कैसे? राजनीति विज्ञान का पहला चरण क्या आता है? परंपरागत राजनीति विज्ञान, वहां मूल्यों का अध्ययन किया जा रहा है। फिर दूसरा चरण क्या आता है? व्यवहारवाद, मतलब जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का पहला पार्ट है। आधुनिक राजनीति विज्ञान दो बिंदु बनते हैं, दो चरण बनते हैं। व्यवहारवाद आता है, उसके बाद में फिर क्या आता है? उत्तर व्यवहारवाद आता है। अब पहले में मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, पहला मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरा व्यवहारवाद, उसमें तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, और तीसरा उत्तर व्यवहारवाद, इसमें तथ्य मूल्य दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसकी निरंतरता को प्रकट करा है, मतलब बीच में कहीं कड़ी टूटी नहीं है, तो ये इसकी निरंतरता होगी। क्या? उत्तर व्यवहारवाद। अगला क्या है भाई इसका भावार्थ अभिप्राय? उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर। क्या? फिर से, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर या वैज्ञानिक पद्धति का पक्षधर। ठीक है, नोट कीजिएगा, वैज्ञानिकता का पक्षधर। इसका मतलब क्या है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की बात नहीं कर रहा है, केवल दार्शनिक पद्धति के प्रयोग की बात कर रहे हैं, मूल्यों के अध्ययन पर बल दे रहे हैं। जबकि व्यवहारवादी तत्व के अध्ययन की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात कर रहे हैं। उत्तर व्यवहारवादी क्या कर रहे हैं कि उपयोगिता के आधार पर वैज्ञानिकता का प्रयोग किया जाए। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें,
वही बात आ रही है, शोध करें, अनुसंधान करें, रिसर्च करें, लेकिन वो सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए, अन्यथा फिर ऐसी शोध की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए ये क्या है, उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है। कौन? उत्तर व्यवहारवाद। जबकि व्यवहारवादी वैज्ञानिकता का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता है या नहीं, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये इसका अगला होगा। और अंतिम इसका अभिप्राय क्या होगा कि इसकी प्रवृत्ति रचनात्मक है। किसकी? उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति। ध्यान देंगे, रचनात्मक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है इसके बारे में। उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति क्या है? रचनात्मक है। रचनात्मक कैसे है, ध्यान दें। उत्तर व्यवहारवाद से पीछे का चरण, मतलब दूसरा नंबर का व्यवहारवाद। पहला परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, दूसरा व्यवहारवाद। तो व्यवहारवादी क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं, मतलब केवल तथ्यों के अध्ययन की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो शोध क्यों कर रहे हैं? उनका लक्ष्य ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति। नोट कीजिएगा, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति किसका लक्ष्य है? व्यवहारवादियों का। जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का लक्ष्य क्या है? भाई ये शोध कर रहे हैं, शोध तो कर रहे हैं, लेकिन शोध किसके संदर्भ में? सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में। इसलिए इनका लक्ष्य क्या है? जीवन के लिए ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान दें, जीवन के लिए ज्ञान की प्राप्ति, ये इनका लक्ष्य है। जबकि व्यवहारवादियों का लक्ष्य क्या है? ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति। भाई वो ज्ञान किस काम का? जिस ज्ञान से मानवता की रक्षा ही ना हो पाए, तो ऐसे ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि ज्ञान तो एकत्रित किया जाए, तथ्य एकत्रित किए जाएं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए, सिद्धांतों का निर्माण किया जाए, परंतु वो जीवन के लिए होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन के लिए होना चाहिए, मानवता की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, मानवता की रक्षा के लिए होना चाहिए। इसलिए इनका लक्ष्य क्या है? जीवन के लिए ज्ञान की प्राप्ति। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर कितने ही प्रश्न बन रहे हैं, विशेषकर आईएएस की दृष्टि से और नेट कॉलेज लेक्चरर के अंतर्गत स्कूल लेक्चर में किसी न किसी रूप में ये बातें पूछी जाती हैं। तो भाई ये इसका एक प्रकार से मैंने उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ बताया है। अगर ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर उत्तर व्यवहारवाद में शेष रहा ही क्या है? क्लियर? ये इसका अभिप्राय होगा। अब इसके बाद में अगली जो बात हम लेंगे, यह भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है कि भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान में कमियां, तो इसके बाद व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। लेकिन व्यवहारवाद के रहते हुए भी उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में क्यों आया? इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? तो इसके लिए हम उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण बताएंगे। यह भी एग्जाम में किसी न किसी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण, अर्थात व्यवहारवाद के बाद में या जो सम व्यवहारवादी हैं वही उत्तर व्यवहारवादी क्यों बन जाते हैं, जो व्यवहारवादी हैं वही उत्तर व्यवहारवादी क्यों बन जाते हैं। जैसे सम कह रहे हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि जो हमने शोध की है उस शोध की कोई सार्थकता नहीं है। समाज में कितनी ही सामाजिक राजनीतिक समस्याएं हैं, उनके बारे में हम किसी रूप में कोई सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उस शोध की कोई सार्थकता नहीं है। मतलब स्वयं ये बता रहे हैं कि व्यवहारवाद के अंतर्गत कमियां हैं, दोष हैं, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। इसलिए व्यवहारवादी क्या बन जाते हैं? उत्तर व्यवहारवादी। तो इसकी उत्पत्ति का कारण देखें कि उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में क्यों आया। नंबर 1, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। नोट कीजिएगा, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। ध्यान दें, व्यवहारवादियों ने तय किया था कि राजनीति विज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान के समान ही एक विज्ञान बनाकर छोड़ेंगे, परंतु व्यवहारवादियों ने 20 वर्ष तक अथक प्रयास किया, उसके बावजूद भी राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए। तो इसका मतलब इसमें इन्हें असफलता मिली, और असफलता मिलना लाजमी था। क्यों था? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु होती है उसमें बहुत अंतर है। भाई प्राकृतिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है कैसी है? सरल होती है,
स्थिर होती है, स्पष्ट होती है, जबकि राजनीति विज्ञान की इस वस्तु कठिन होती है, परिवर्तनशील होती है, अस्पष्ट होती है। तो जो विषय वस्तु ही परिवर्तनशील है, क्या उसके बारे में कोई सामान्य सिद्धांत बनाया जा सकता है? नहीं। इसलिए इनकी जो ये कोशिश रही थी वो असफल रही। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही स्तरों पर असफल रहे। ना तो कोई सिद्धांत का निर्माण कर पाए और ना ही वो किसी भी रूप में समस्याओं को दूर करने के लिए अपना कोई दृष्टिकोण दे पाए। मतलब सामाजिक पुनर्गठन के बारे में भी इन्होंने कोई योजना नहीं दी। ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का खुलकर विरोध किया, मूल्यों का खुलकर विरोध किया, लेकिन भाई कम से कम विरोध किया तो ये तो बताएं कि समाज का पुनर्गठन कैसे होगा। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही धरातलों पर ये असफल रहे। कौन? व्यवहारवादी। इसलिए व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी बन जाते, मतलब उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। इसके बाद में दूसरा कारण क्या है? व्यवहारवादियों, ध्यान दें, व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। आपको पहले कई बार बता चुका हूं ये बात। क्या? कि व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे। इसका मतलब ये कि जब व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का विरोध किया और ये कहा कि भाई कल्पना के आधार पर, आदर्शों के आधार पर हम यथार्थ राजनीति को नहीं समझ सकते, फिर उनका कि हम व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे और वह भी छोटी इकाई के रूप में। परंतु सच्चाई ये है कि व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को भी ठीक से समझने में ये सफल नहीं हो पाए। अर्थात व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ये किसी भी रूप में कोई सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं कर पाए। जब इस क्षेत्र में भी इनको असफलता मिली तो इन्होंने स्वयं ने ही ये महसूस किया कि अब हमें अपनी कमियों को देखना ही पड़ेगा और अपने आप में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है, अर्थात व्यवहारवादी ही उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। मतलब व्यवहारवाद की बाद की जो स्थिति है, अगला जो विकास का चरण है, उत्तर व्यवहारवाद है। तो यह भी उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और वैसे भी देखा जाए तो मानव व्यवहार को वास्तविक रूप में जो भौतिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनके अंतर्गत जो विषय वस्तु होती है उसका किसी प्रयोगशाला में हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मानव व्यवहार का किसी प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में मानव का व्यवहार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। अगला कारण क्या है भाई? व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। क्लियर बात है कि वास्तव में व्यवहारवादी तथ्यों को एकत्रित करने में इतने मशगूल हैं कि वो समाज के उच्च मूल्यों, सर्वोच्च मूल्यों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो मानवता की रक्षा करने में भी असफल रहे। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो उच्च मूल्य है उनको बचाने में भी असमर्थ रहे। इसलिए व्यवहारवाद ने जो मूल्यों की उपेक्षा की तो ऐसी स्थिति में इनको स्वयं को ही आभास हुआ कि वास्तविक रूप में जब तक मूल्यों की रक्षा न की जाएगी, समाज के सर्वोच्च मूल्यों की रक्षा न की जाएगी, तो ऐसी सोच की फिर कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वास्तव में परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के दो चरण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहार। तो इसमें तीन ही तो बातें हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य की बात करता है, व्यवहारवाद तत्व की बात करता है और उत्तर व्यवहारवाद दोनों की बात करता है। भाई वही तो बातें आ रही है यहाँ पर। अगला क्या है? व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता। क्या? कि व्यवहारवादियों के द्वारा जो शोध की जा रही थी उस शोध की कोई प्रासंगिकता नहीं थी, उसकी कोई सार्थकता नहीं थी, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अर्थात वो केवल तथ्य एकत्रित करने में मशगूल हो रहे थे, जबकि समाज में जो समस्याएं फैल रही थी, इनके सामने वो समस्याएं थी, जैसे शीत युद्ध की समस्या थी, जनसंख्या स्फोट की भी समस्या थी। इसी के साथ में हम देखें गरीबी भी एक समस्या है, इसकी तरफ इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद है वह जो शोध कर रहा है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसी के साथ में वह निष्क्रिय भी है। निष्क्रिय किस लिए? क्यों? क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए वो मौन है।
केवल तथ्य एकत्रित करने पर वो बल दे रहे हैं। इसलिए व्यवहारवाद की प्रासंगिकता है और इसी ही कमी को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है, जिन्होंने कि अपना नारा भी लगाया कर्म और प्रासंगिकता। कर्म मतलब शोध तो की जाए मगर उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उसका फायदा होना चाहिए। क्या है? कर्म और प्रासंगिकता। किसने कही बात? उत्तर व्यवहारवादियों ने। तो इस कारण भी उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। और अगली बात, उत्तर व्यवहारवाद का जन्म युग की मांग है। किस लिए है? क्योंकि जो व्यवहारवादी हैं उन्होंने काफी अध्ययन किया, तथ्य एकत्रित किए, लेकिन वास्तविक रूप में वो कोई सामान्य सिद्धांत देने में सफल नहीं हुए। तो वास्तव में सिद्धांत के धरातल पर असफल रहे। और दूसरा, इन्होंने अर्थात व्यवहारवादी ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना तो की, परंतु व्यवहारवादी स्वयं ये तो बताएं कि आप किस प्रकार का समाज चाहते हैं, आप समाज का पुनर्गठन कैसे करना चाहते हैं, इसके बारे में ये मौन है। इसलिए हम कहेंगे कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही धरातलों पर, दोनों ही स्तरों पर ये असफल रहे। कौन? व्यवहारवादी। इसलिए समय की मांग थी कि व्यवहारवाद में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, और इसलिए व्यवहारवादियों को उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ता है, अर्थात उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में आता है। तो ये मोटी मोटी रूपरेखा मैंने आपको बताई है कि उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में क्यों आया है। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि यदि हम राजनीति विज्ञान के विकास को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर समझें तो ये तीनों बातें समझ में आ जाएंगी। कौन कौन सी? परंपरागत राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास के 2 चरण, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। बार बार बोल रहा हूँ, 3 बिंदु है, परंपरागत राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। इसको मैं आपको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर समझाऊंगा। ध्यान दें, विशेष ध्यान रखना है। और विशेषकर मैं ये कहूंगा कि जिसकी राजनीति विज्ञान बहुत ज्यादा रुचि है उसको तो ये बात समझनी ही चाहिए। एक विद्वान का नाम है माइकल हैस। क्या? नोट करें, माइकल हैस व थियोडर एल बेकर। नोट करें, माइकल हैस व थियोडर एल बेकर। क्या है? बेकर ने उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या। जन्म व विकास, तो हमने जन्म की बात की है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? जन्म व विकास की व्याख्या को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर समझाया है। और हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान को इसके आधार पर समझा जा सकता है। तो ये इसके लिए 3 चरण बताते हैं। देखो, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में 3 तो चरण होते हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। जैसा आगे चल करके हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? हीगल और कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। किसका? द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का। तो ध्यान दें, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। मतलब किसी वस्तु का प्रारंभ, उसका विरोध, दोनों का समन्वय, दोनों का समन्वय। तो देखिएगा भाई, राजनीति विज्ञान का वाद क्या है, प्रारंभ क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान। याद रखेंगे क्या है? परंपरागत राजनीति विज्ञान। क्लियर? ये इसका प्रारंभ है ही भाई। वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कहां से माना जाता है? अरस्तु से तो माना जाता है। वैसे दार्शनिक रूप में हमें कहें कि राजनीतिक दर्शन का जो जनक है कौन है? प्लेटो है। लेकिन यहीं से तो इसकी शुरुआत मानी जाती है, किसकी? राजनीति विज्ञान की। तो वाद क्या होगा? प्रारंभ या शुरुआत, परंपरागत राजनीति विज्ञान। अब परंपरागत राजनीति विज्ञान में कमी थी कि केवल आदर्शात्मक काल्पनिक अध्ययन कर रहे थे, तो इसका विरोध किया जा रहा है। तो विरोध क्या है? प्रतिवाद है। अब प्रतिवाद विरोध किसने किया है? व्यवहारवाद ने। किसने? व्यवहारवादी ने किया है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान वाद, प्रतिवाद क्या है? व्यवहारवाद। क्लियर? वाद परंपरागत राजनीति विज्ञान, प्रतिवाद व्यवहारवाद। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत हो गया, प्रारंभ है। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई मूल्यों से या दार्शनिक पत्ति से, आदर्शात्मक आधार पर, काल्पनिक आधार पर वास्तविक राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक पत्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि वास्तविक राजनीति को समझा जा सके। तो विरोध कर दिया इन्होंने। तो वाद परंपरागत राजनीति विज्ञान, प्रतिवाद व्यवहारवाद हो गया। अब भाई संवाद क्या है? समझे,
उत्तर व्यवहारवाद, ये क्या हो गया, संवाद हो गया। कैसे कि इन दोनों के गुणों का इसमें समन्वय हो जाता है और इसके दोषों को छोड़ दिया जाता है। यही तो होता है द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, किसी वस्तु का प्रारंभ, उसका विरोध और फिर दोनों का समन्वय। तो क्या हो गया, वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद परंपरागत राजनीति विज्ञान है, नोट कीजिएगा, वाद परंपरागत राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ यहीं से होता है। प्रतिवाद, इसका विरोध क्या है, व्यवहारवाद है। और संवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद है। भाई ये है वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के विकास के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। संपूर्ण राजनीति विज्ञान की विषय सामग्री को मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों के ऊपर। संपूर्ण राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को हम इन 3 बिंदुओं के आधार पर, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर समझ सकते हैं। ये हो गया आज आपका उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और इसकी उत्पत्ति के कारण, अर्थात व्यवहारवाद के रहते हुए भी उत्तर व्यवहारवाद अस्तित्व में क्यों आता है, या व्यवहारवादियों को उत्तर व्यवहारवादी क्यों बनना पड़ता है, इसके मैंने आपको कारण बताए हैं और इसका अभिप्राय बताया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगली वीडियो के अंतर्गत हम आपको उत्तर व्यवहारवाद के जो विशेष लक्षण हैं, जिनकी संख्या डेविड स्टन ने 7 बताई है, उसकी चर्चा करेंगे। वह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।